जरा सोचिए, अगर दुनिया की सबसे जरूरी ऊर्जा धमनी मतलब एनर्जी आर्टरी अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा। आज हम इसी के जो गंभीर आर्थिक परिणाम हुए उनकी कहानी को समझने वाले हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दुनिया के रोजाना की जो तेल सप्लाई है ना, उसका लगभग 20% हिस्सा बस एक ही बिल्कुल संकरे से समुद्री रास्ते से गुजरता है। सोचिए, 20%। तो फिर क्या होता है जब वो रास्ता बंद हो जाता है? यही हुआ मार्च 2026 में। एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट देखते ही देखते पूरी दुनिया में आर्थिक भूचाल ले आया। चलिए अब इस कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो हम इस पूरी कहानी को कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम उस चोक पॉइंट की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि ये संकट यहाँ तक पहुँचा कैसे। उसके बाद जो फॉरेन इकोनॉमिक शॉक लगा उसका विश्लेषण करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका असर पूरी दुनिया पर और खास तौर पर भारत पर कैसा रहा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जो इस पूरे संकट के केंद्र में है, उसका भूगोल समझते हैं। इसके महत्व को ना हम जितना भी कहे कम है। मतलब दशकों से पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिरता इस बात पर टिकी थी कि इस रास्ते से एनर्जी का फ्लो बिना रुके चलता रहे। ये एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन थी। तो सवाल ये उठता है कि इतना जरूरी रास्ता आखिर बंद कैसे हो गया। चलिए अब जरा उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से ये सब हुआ। देखिए, ये संकट कोई रातों रात खड़ा नहीं हुआ। ये तो पिछले 2 सालों से चल रहे हमलों और फिर जवाबी हमलों का एक सिलसिला था। मामला धीरे धीरे सुलगता रहा और आखिरकार फरवरी 2026 के अंत तक आते आते इसने रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया। और जैसे ही ये रास्ता बंद हुआ, एनर्जी मार्केट्स में समझिए कि एक तरह का भूचाल ही आ गया। आप जरा इन आंकड़ों को देखिए। मतलब कीमतों में जो उछाल आया उसकी रफ्तार देखिए, यकीन करना मुश्किल है। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ब्रेंट क्रूड, जो कि एक ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क है, वो $70 के लेवल से सीधे $118 प्रति बैरल के भी पार चला गया। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी यही बताया कि अपने पीक पर, मतलब जब कीमतें सबसे ज्यादा थीं, तब ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग $120 प्रति बैरल को छू रही थी। ये एक बहुत ही खतरनाक लेवल था। और इस बढ़ते संकट को लेकर दुनिया भर के आर्थिक लीडर्स कितने चिंतित थे, ये IEA के चीफ फातेह बिरोल के इस बयान से साफ पता चलता है। उन्होंने इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बताया था। कीमतों में ये उछाल तो सिर्फ पहली लहर थी। इसके बाद जो असर हुए वो लहरों की तरह पूरी दुनिया में फैले। लेकिन हर इकोनॉमी पर इसका असर एक जैसा नहीं हुआ, बहुत अलग अलग तरीकों से हुआ। अब देखिए कि कैसे इसका असर 2 बड़ी ताकतों पर अलग अलग हुआ। एक तरफ था अमेरिका, वो खुद एक बड़ा तेल उत्पादक है, तो उसे सप्लाई की सीधी कमी तो नहीं हुई, लेकिन तेल महंगा होने का असर वहाँ भी पेट्रोल पंप पर साफ दिखा। वहीं दूसरी तरफ चीन को देखिए, उसकी तो पूरी की पूरी एनर्जी सप्लाई चेन ही एक गंभीर खतरे में आ गई थी। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि मामला सिर्फ कच्चे तेल की कीमत का नहीं था। इस संकट की वजह से ना हर चीज की लागत बढ़ गई। टैंकरों का वॉर रिस्क इंश्योरेंस आसमान छूने लगा, जहाजों को लंबा रूट लेना पड़ा तो माल ढुलाई महंगी हो गई। और इन सब का सीधा असर क्या हुआ? पूरी दुनिया में महंगाई का दबाव और ज्यादा बढ़ गया। चलिए अब जरा एक ऐसे देश पर फोकस करते हैं जो इस संकट से बहुत ज्यादा प्रभावित था और जिसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत यूनिक है, यानी कि भारत। भारत के लिए ये संकट बहुत बड़ा था। क्यों? क्योंकि भारत का लगभग 41% कच्चा तेल और साथ ही LNG का भी एक बड़ा हिस्सा इसी हॉर्मुज के रास्ते से आता है। तो जाहिर है इस रास्ते के बंद होने का खतरा भारत के लिए बहुत बड़ा था। तो इस चुनौती से निपटने के लिए नई दिल्ली ने एक बहुत सोची समझी 4 सूत्रीय रणनीति अपनाई। एक तरफ तो डिप्लोमेटिक लेवल पर सभी से तनाव कम करने की अपील की गई, वहीं अपने नागरिकों की सुरक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता दी गई। साथ ही जोखिम को कम करने के लिए यात्रा से जुड़ी चेतावनियां भी जारी की गई। और सबसे जरूरी, रूस और अमेरिका जैसे जो दूसरे एनर्जी सप्लायर्स थे, उन पर निर्भरता बढ़ाई गई। और इस पूरे संकट के दौरान भारत ने एक बहुत ही संतुलित और न्यूट्रल स्टैंड बनाए रखा। मतलब किसी का भी पक्ष लिए बिना भारत ने हमेशा क्षेत्रीय स्थिरता और अपने खुद के राष्ट्रीय हितों को ही सबसे ऊपर रखा। तो 2026 का ये हुर्मुज संकट एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई हमारे सामने रखता है। ये हमें याद दिलाता है कि आज की इस कनेक्टेड दुनिया में एक छोटा सा चोक पॉइंट भी अगर बंद हो जाए तो ये पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिरता को हिला सकता है।
और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि ऐसे चोक पॉइंट्स से भरी दुनिया में हमारी ग्लोबल इकोनॉमी आखिर कितनी सुरक्षित है।